हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि टॉपिक के बारे में। बेसिकली मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भी नदियां हैं उनके स्रोत और उनका जो मतलब कि उद्गम है, कहाँ से वो निकलती हैं और उनसे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, उनकी सहायक नदियों को भी देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो कि प्रमुख नदी और सहायक नदियों के बारे में, लेकिन वो मिक्स क्वेश्चंस था। तो मैंने अब जैसे कि आपको बताया था कि सबसे पहले तो मैं आपको नदी और सहायक नदियों के बारे में एक ही जगह इकट्ठा रखूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से नदियों के बारे में जान सकें। तो ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से देख लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है गंगा नदी तंत्र। तो देखिए गंगा नदी में हमें क्या क्या जानना है। भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी है। गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। कहाँ से निकलता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख से ये निकलता है। गोमुख के निकट गंगोत्री से निकलता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ता है तो यह नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ही एक मिश्रित रूप है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलते हैं। यानी कि जो देवप्रयाग में, मैंने आपको कल की वीडियो में क्या बताया था, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती है आपस में। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद दोनों की जो संयुक्त धारा होती है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि यह उत्तराखंड में हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो गंगा नदी का पूरा अलग अलग राज्यों में प्रवाह क्षेत्र है वो किस राज्य में कितने किलोमीटर हम डिस्टेंस मतलब गंगा नदी कवर करती है, तो आगे देखेंगे। आगे चलकर के ये भागीरथी और हुगली नाम से दो वितरिकाओं में ये जो कि विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा की सर्व प्रमुख जो सहायक नदी है वो यमुना है। इसमें जितने भी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा वो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो आप इनको अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिए और देखिए। जो कि गढ़वाल जिले के टिहरी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यानी यमुना जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये गढ़वाल जिले के टिहरी में स्थित यमुनोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए गंगा की जो लंबाई है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि कुल लंबाई इसकी 25 किलोमीटर होता है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में याद रखिएगा, बिहार में इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। यानी सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई हो जाती है और सबसे कम लंबाई उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अब गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है जो कि हमें जानना है? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा, ये सब आपको याद रखना है। ये सभी इसके महत्वपूर्ण जो कि सहायक नदी होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यमुना नदी के बारे में देखते हैं। इसी तरह हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उन सभी को देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अब यहाँ पे यमुना नदी, तो यमुना नदी भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। प्रयाग में गंगा से जाकर के मिलते हैं, यानी प्रयागराज में ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। ये चीज़ याद रखना। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बेसिकली इसका उद्गम बंदर पूंछ में स्थित पश्चिमी ढाल पर स्थित है। यानी कि बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलता है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो ध्यान रखना है कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो बार बार पेपर में पूछा जाता है, वो आपका है बेतवा, केन, चंबल और टोंस। ये चार आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है। बाकी आप याद रखिए, सिंध और हिंडन भी याद रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यही पूछा जाता है, केन, बेतवा, चंबल, ठीक है। आगे देखिए, अब है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं या फिर जो भी हम आपको एमसीक्यू फॉर्मेट दे रहे हैं, इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे कोर्स में मिल जाता है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशंस में ही आपको मिलेगा। और अभी तो फिलहाल काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि नवरात्रि सेल स्टार्ट हुआ है। तो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। लॉगिन करके स्टोर सेक्शन या फिर कोर्स का सेक्शन दिखेगा आपको, उसमें जा करके अपने पसंद के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट जो कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से है। आंगसी ग्लेशियर से ये निकलता है, इसको याद रखेगा। और तिब्बत में इसको सांगपो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब दोनों गंगा और
ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। इस नदी का अपवाद तंत्र 3 देशों में है, जैसे तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कितने देशों से होकर के गुजरती है, तो 3 देशों से, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली इसी नदी तंत्र की देन है, यानी माजुली जो है वो किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही, ब्रह्मपुत्र नदी की देन है। और पड़ता कहाँ पर है, तो ये पड़ता आपका असम के अंतर्गत, तो ये आपको याद रखना है, माजुली द्वीप, माजुली नदी द्वीप। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, जिया, भोरेली, जिसको हम लोग कामिंग के नाम से जानते हैं। कामिंग, अधिकतर कामिंग ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर कभी कभार अगर इस तरह से देखने को मिला है कि जिया, भोरेली, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बेलसिरी हो गया, धनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता, ढिब्रू, दिहांग कहीं होता है, कहीं दिहिंग लिखता है, कलंग हो गया, दीखू हो गया। तो इसमें जो भी दिया गया वो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं, इनकी सहायक नदियों से मिलान करने को आपको देखने को मिलता रहता है, राइट। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत क्या है, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु के साथ उसकी सहायक नदियाँ सतलज, झेलम, रावी, व्यास, चिनाब, ये जो कि इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियाँ। इसके अंतर्गत और भी सहायक नदियाँ आता है जो कि हम आगे देखेंगे। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। इसकी कुल लंबाई अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई 2880 होता है। लंबाई याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बस गंगा का याद रखिएगा 25-25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1960 में भारत पाक के बीच हुए सिंधु जल समझौते के तहत भारत जो है सतलज रावी के 80% और झेलम चिनाब के 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, सिंधु जल समझौता हुआ कब था, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसके तहत भारत को यह अधिकार है कि सतलज और रावी नदी के 80% जल, जबकि झेलम और चिनाब के 20% जल का ही उपयोग करेगा, ठीक है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकल करके बुल्लर झील में मिलती है, यानी बुल्लर झील का आपको पता है, बुल्लर झील के बारे में कि ये भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बुल्लर झील। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश की चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, यानी हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है, यानी कि रावी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से। सतलज नदी का उद्गम जो होता है मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से होता है, ये सभी सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं, इनको याद रखना है। और भाखड़ा नांगल जो बांध है वो किस नदी पर है, सतलज नदी पर ही बनाया गया, बहुत बार पूछा गया भाखड़ा नांगल बांध। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ भागीरथी देता था, जो कि काफ़ी लोगों को याद है, लेकिन अब याद रखेगा कि भागीरथी के साथ साथ भिलांगना भी ऑप्शंस में मिलता है, तो दोनों याद रखेगा कि भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं। सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सभी जानते हैं, 5 नदियाँ इसकी प्रमुख सहायक नदी है। लेकिन इसके बाद आप याद रखेंगे श्योक नदी इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि द्रास जो है ये भी सिंधु की सहायक नदी है। जास्कर याद रखना है, गिलिट याद रखिए और सुरु याद रखिए, लेकिन इसमें आपको 5 तो कंपलसरी है जो कि याद रखना है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा के बारे में आपको जानना है। नर्मदा नदी जिसे हम लोग स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में 5वीं सबसे बड़ी, या फिर कह सकते हैं भारत में 5वीं सबसे लंबी और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं भारत की वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जो कि पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है और वो डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसे भी हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिरती है, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो एक सेंचुरी का निर्माण करते हैं, यानी मुहाना बनाती है, जबकि इधर जो भी नदियाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो जब यहाँ पे बात यही कही जा रही है कि अरब सागर में गिरने वाली जितने भी नदियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी आपका यही है, और जो कि एक प्रकार का मुहाना यानी सेंचुरी का निर्माण करता है। नर्मदा और ताप्ती 2 ही ऐसी नदियाँ जो कि प्रमुख मानी जाती है इधर बहने वाली, जो कि एक तरह से सेंचुरी का निर्माण करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखेंगे, ठीक है। वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद भी और कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए
इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि किस नदी को मध्य प्रदेश या फिर गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जानते हैं, तो ध्यान में रखिएगा नर्मदा नदी को माना जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलता है। यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स था। जितने भी नर्मदा नदी से क्वेश्चंस बनते हैं वो ज़्यादातर यही होता है कि अमरकंटक से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। ठीक है। इसकी सहायक नदियों में आप याद रखेंगे अमरावती हो गया, भूखी हो गया, तवा और बांगर हो जाता है। तो ये आपको तवा सबसे महत्वपूर्ण इसमें याद रखना है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका नर्मदा की सहायक नदी है तवा, इसको याद रखना है। देखिए यहाँ पे अमरावती शायद ये मिसप्रिंट है, अमरावती शायद इसके अंतर्गत नहीं आता। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि अमरावती कावेरी नदी के अंतर्गत आता है, लेकिन एक बार इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर जो भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, हम पिन करेंगे। एक बार हम इसको फिर से क्रॉस चेक करके हम आपको पिन करके बता देंगे। तो एक बार आप देख लीजिएगा, अमरावती शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अमरावती इसके अंतर्गत नहीं आता है, कावेरी के अंतर्गत आता है। तो चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, और अगला पॉइंट्स हमारा है गोदावरी नदी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में जो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी को माना जाता है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में, यानी जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं अलग अलग, कृष्णा हो गया, आपका महानदी हो जाता है, इन सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो नदी मानी जाती है वो गोदावरी नदी है। ये इसको याद रखना है, सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें बात करें इसके उद्गम स्थल की, तो ये कहाँ से निकलता है? तो ध्यान रखिएगा कि नासिक महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित एक गाँव है, जिसको हम लोग वहाँ पर स्थित एक पहाड़ी है त्र्यंबकम पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का। ठीक है। गोदावरी नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें इंद्रावती, मंजीरा, और इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट सरबरी, पेनगंगा, वेनगंगा और पर्णहिता और मंजीरा भी आता है। तो मंजीरा ऊपर हमने देख लिया, और वर्धा। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको गोल गोल किया इसको याद रखेगा, खास करके ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं पर्णहिता और वर्धा, लेकिन बिंदुसार तो कभी पूछा नहीं गया। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियों के अंतर्गत आता है। राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हमारा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें इसका उद्गम कहाँ से होता है तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट्स के पहाड़ों से निकलता है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के समीप ये यहाँ से महाबलेश्वर से निकलता है। कृष्णा की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, यहाँ पे भीम नहीं भीमा होगा, भीमा, कोयना, मूसी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोयना, मूसी और मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कृष्णा हो गया। इसके बाद हम देखेंगे महानदी। महानदी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कौन? तो ये आपका महानदी। ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानदी का जो नाम था वो चित्रोत्पला था। चित्रोत्पला। ठीक है। चित्रोत्पला, महानंदा एवं नीलोत्पला भी महानदी के ही नाम है। तो ये दो नाम और हैं, इनको याद रखिएगा। चित्रोत्पला तो ये आपको याद रखना ही है, साथ ही साथ महानंदा के साथ साथ नीलोत्पला और चित्रोत्पला दोनों इसके नाम है, याद रखेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सिहावा के समीप सिहावा पहाड़ी भी देता है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा सिहावा के समीप से इसका उद्गम होता है। महानदी की सहायक नदियों की बात करें तो शिवनाथ सबसे महत्वपूर्ण, शिवनाथ, जोंक याद रखिए और ईब याद रखिए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका तेल। ठीक है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो मैंने आपको कल की वीडियो में पूछा था क्वेश्चंस कि तेल किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका हो जाता है महानदी की सहायक नदी। शिवनाथ आपको याद रखना, शिवनाथ भी इसी की सहायक नदी होता है। राइट। चलिए इसके बाद हम अगर आगे की तरफ बढ़े तो हम यहाँ पे देखेंगे कावेरी नदी और गोदावरी नदी, ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में तो ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। सदा नीरा क्या होता है? सदा नीरा मतलब सदा इसमें नीर रहता है, सदा इसमें पानी रहता है, पूरे वर्ष भर इसमें पानी रहता है, उसको सदा नीरा के रूप में जानते हैं। ज़्यादातर हम जानते हैं हिमालय जो नदियाँ है वो सदा नीरा के रूप में जानी जाती हैं। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर जो है तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती की जाती है।
अभी मैंने आपको हिस्ट्री हमारा जो क्लास 6 का चल रहा है उसमें भी हमने देखा था चैप्टर 8 में, सॉरी हाँ चैप्टर 8 में हमने उसमें बताया कि कावेरी जो नदी है वो प्राचीन काल में बहुत उपजाऊ मानी जाती थी। तो कावेरी आपको याद रखना है कि नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। प्राचीन तमिल साहित्य में नदी को यानी इस नदी को पोनी भी कहा गया है, यानी कि पोनी भी कहा गया है किसको, कावेरी नदी को पोनी के रूप में भी जाना जाता है। और हम जानते हैं कि इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानते हैं, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानते हैं, जबकि गोदावरी नदी को हम लोग क्या जानते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम हमने देख ही लिया था, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हमेशा आपको मिलान करने के लिए रूप में देता है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो काबिनी, हेमावती सबसे महत्वपूर्ण, हेमावती, सिमसा याद रखिए, अर्कावती याद रखिएगा और भवानी याद रखिएगा। ज़्यादातर हेमावती, भवानी और अर्कावती आपको देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको अमरावती के बारे में बताया था, जहाँ तक मुझे याद है अमरावती इसी के अंतर्गत आता, तो एक बार आप देख लीजिएगा और जो भी पॉइंट्स में डाउट है तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दामोदर नदी की बात करें, दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकल करके पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। यानी निकलती कहाँ से, तो इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व यह उसी से मिल जाती है। पहले नदी को यानी पहले इस नदी को एकाएक बाढ़ आ जाती थी, पहले इस नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, जिससे इसे बंगाल का अभिशाप यानी बंगाल के शोक के रूप में इसको जाना जाता है। भारत के प्रमुख इसकी अगर बात करें तो भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र भी इसी घाटी में मिलता है, जैसे कि दामोदर घाटी जो हो गया, गोदावरी की जो घाटी हो जाता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है कोयला के लिए, काफ़ी फेमस है। अगला है कि दामोदर नदी भारत में झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से पनबिजली की महत्वाकांक्षी दामोदर घाटी परियोजना जो कि चलाई जा रही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का संबंध कब स्थापित किया गया था, 1948। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, 1948 इसको याद रखना है, जिसका संचालन दामोदर नदी घाटी निगम करती है। ठीक है, इतिहास में इस नदी में भयंकर बाढ़ आया करती थी, जिस कारण इसे दुख की नदी के रूप में भी जाना जाता है। बंगाल का अभिशाप, बंगाल का शोक, दुख की नदी के रूप में इसको जाना गया। इसके बाद है कि दामोदर नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाएं तरफ से मिलता है बराकर नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी और नूनिया नदी। साथ ही साथ इसमें दाएं तरफ से एक होता है साली नदी, ये महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल में। तो ये सभी आपको याद रखना है, राइट। चलिए इसके बाद आता है हमारा सोन नदी। सोन नदी के अंतर्गत देखें तो सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे हम लोग सोनभद्र शिला के नाम से भी जानते हैं, सोनभद्र शिला के नाम से भी इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी है। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी थी, लेकिन यमुना के बाद जो सोन है वो सबसे बड़ी सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है और ये दक्षिण की तरफ से आकर के गंगा में मिलता है। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। सोन जो नदी है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल के पूरब में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रहेगा कि अमरकंटक से हमने क्या क्या देखा, दो नदियाँ निकलती है। एक तो आपका पश्चिम की तरफ बहता है जो कि पश्चिम की तरफ नर्मदा और उत्तर की तरफ सोन नदी बहता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कि सोन की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है। सोन की सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है उत्तरी कोयल, कन्हार, रिहंद, गोपाद और जोहिला, ये सभी महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस पूरे वीडियो में हमने कवर किया जो कि हमारी नदी और सहायक नदियों के उद्गम जो स्थल थे उनको। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चंस में या फिर किसी पॉइंट्स में अगर आपको डाउट हो तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट करिए अच्छी तरीके से विस्तार से, ताकि हम उसको सभी लोगों के साथ शेयर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और रही बात जो मैंने आपको PDF के बारे में बताया, तो PDF हम सभी के सभी PDF को अपने एप्लीकेशंस पे डाल रहे हैं, तो आप वहाँ पे जा करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी काफ़ी अच्छा सेल चल रहा है, तो आप डिस्काउंट में जिस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशंस की लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।